शेल्टर पर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि दरवाजा खुला है, यानी सबरीना अभी तक वापस नहीं आई है। वो तुरंत माउंटेन की ओर निकलता है जहां वो यूजुअली जाती थी। वेदर और खराब होता जा रहा था। बारिश, तेज हवाएं और हर जगह बिजली चमक रही थी। आखिरकार हावर्ड उसे देखता है। सबरीना एक पोल के अगेंस्ट लीन कर रही थी और उसके पैर में गहरी चोट थी। हावर्ड उसे अपनी बाहों में उठाकर सेफ्टी के लिए वापस ले आता है। वो दोनों एक मैंशन में सेफ होते हैं जहां सबरीना पहले विजिट करती थी, लेकिन सबरीना पूरी तरह से भीगी और कांप रही थी। हावर्ड उसकी वुंड्स चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है, अभी अपने आप को टफ दिखाने का टाइम नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम मर सकती हो। लेकिन वो फिर भी मना कर देती है और कहती है कि उसे खुद का ख्याल रखना आता है। भाई साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ ये दो लोग बचे हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में भी इन दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। हावर्ड कहता है कि उसके पास एक प्लान है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि टाइफून कितने दिन चलेगा और उनका पुराना शेल्टर पूरी तरह पानी से डूब सकता है। वो सजेस्ट करता है कि इस मैंशन को नया शेल्टर बना लेते हैं। सबरीना सिंपली अग्री करती है और पूछती है कि अब उसे क्या करना होगा। हावर्ड कहता है कि क्योंकि उसका पैर इंजर्ड है, वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहीं रहकर वेट करना होगा। फिर हावर्ड निकल पड़ता है, जबकि सबरीना वहीं रहती है। वेदर और खराब हो रहा था, इतना कि बर्फबारी शुरू हो गई। शेल्टर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सब कुछ डूब चुका है और उनका जनरेटर भी खराब हो चुका है। वो जितना हो सके उतना खाना लेता है, लेकिन पानी और तेज हवाओं की वजह से सारे हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स गिर जाते हैं। हावर्ड जो कुछ भी बचा सकता है उसे लेकर वहां से भाग जाता है। हालात बहुत खराब थे। उनके पास खाना सिर्फ 2 दिन के लिए बचा था। इस सिचुएशन में फिश पकड़ना भी इम्पॉसिबल था। डेड एंड पर खड़े होकर हावर्ड कुछ ऐसा सोचता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो जू पहुंचता है जहां टाइगर चोटिल हालत में बैठा था। टाइगर शायद किसी फाइट में था। हावर्ड का प्लान था कि टाइगर के हंटिंग स्किल्स का यूज करके खाना जुटाए, लेकिन टाइगर की हालत देखकर वो पहले उसके घाव ठीक करने की सोचता है, लेकिन टाइगर हिलता तक नहीं। हावर्ड चिल्लाकर टाइगर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर जोर से दहाड़ता है, जैसे वो कह रहा हो कि वो अपनी मर्जी से चलेगा। हावर्ड खुद को याद दिलाता है कि ये बस एक गेम है और उसे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो टाइगर को पीछे छोड़कर चला जाता है। मैंशन वापस पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सबरीना साइडवॉक पर गिरी हुई है। वो पूछता है कि क्या हुआ, और सबरीना कहती है कि वो रेन वाटर कलेक्ट कर रही थी बॉयल करने के लिए, लेकिन वो गिर गई और अब उठ नहीं सकती। हमारा हीरो उसे अंदर ले जाता है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन बनता है। हावर्ड अपने अल्ट्रा चैट मोड में गुस्से में सबरीना से कहता है कि अब से डिसीजंस वही लेगा। वो उसे बेड पर फेंकता है और कहता है कि वो फर्स्ट एड किट लेने जा रहा है। सबरीना का घाव साफ करने के बाद वो पूछती है कि हावर्ड का अगला प्लान क्या है। हावर्ड बताता है कि उसने एक बार डियर का झुंड देखा था और वो कल उन्हें हंट करने की कोशिश करेगा। सबरीना उसे याद दिलाती है कि जंगली डियर हमेशा खतरे की स्मेल याद रखते हैं और अलर्ट रहते हैं। हावर्ड कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास वेपन्स हैं। फिर हावर्ड उसे वो पिस्टल दिखाता है जो उसे उसके पुराने शेल्टर से मिली थी। वो कहता है कि उसने गन में बुलेट्स छोड़ी हैं और उसे वापस दे देता है। सबरीना पूछती है कि क्या हावर्ड खुद इसे नहीं रखना चाहता। हावर्ड मना कर देता है और उम्मीद करता है कि इस जेस्चर से शायद सबरीना का यह डर कम हो जाए कि वो उसका फायदा उठा सकता है। वो दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं, क्योंकि हावर्ड को हंट के लिए प्रिपेयर करना था। डे 121, अपोकलिप्स का नया दिन आता है। बाहर बर्फ गिर रही थी। हावर्ड खुद को गर्म कपड़ों में ढकता है और हंटिंग के लिए निकलता है। वो सोचता है कि उसे चिकन मारना भी नहीं आता, तो वो डियर को कैसे पकड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक भूखे वुल्व्स का झुंड उसे घात लगाकर देख रहा होता है। हावर्ड हंट के लिए निकलता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी सांसें भाप में बदल रही थीं। स्नो में बस उसकी फुटस्टेप्स और विंड की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो तेजी से मुड़ता है और पोजीशन लेता है, लेकिन जब वो शूट करने को रेडी होता है तो वहां कुछ नहीं होता। ये कितनी बार हो चुका था उसे खुद भी याद नहीं। वो उन्हें सुन सकता था। यकीनन वो पास ही होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसकी हर मूव के बारे में पता हो। शायद सबरीना सही थी। डियर उसकी सेंट पहचान सकते हैं। एनर्जी वेस्ट करने से थककर वो फिशिंग नेट ट्राई करने का डिसाइड करता है। प्रॉब्लम ये थी कि एक खतरनाक स्टॉर्म अभी खत्म हुआ था और ऐसी सिचुएशन में रिवर की करंट बहुत तेज हो जाती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की परवाह किससे थी? उसने नेट डाल ही दिया। अब वो बस यही प्रे कर रहा था कि सब सही हो जाए। और तभी उसे नेट में एक जोरदार टग महसूस होती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो लिटरली रिवर में खींच लिया जाता है। सोचो ये कितना ठंडा होगा। जहां मुझे ठंडी में नहाने का सोचकर ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं, वहां लिटरली बर्फीले पानी में गिर जाना सोच के ही हालत खराब हो गई। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसे फिश पकड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब बस उसे घर जाकर आग के पास गर्म होने का ख्याल आता है। लेकिन तभी वो देखता है वही चीज जिसके लिए वो निकला था, एक डियर। वो तुरंत छिप जाता है ताकि डियर उसे न देख सके और अपने बैग से गन निकालने लगता है। आखिरकार उसने शॉटगन निकाली। अब बस सही एम करना था और शूट करना था। प्रोटैगनिस्ट गहरी सांस लेता है और शॉट मिस कर देता है। शॉटगन की रिकॉइल इतनी तेज थी कि वो उसकी नाक पर जोर से लगी, जिससे वो ब्लीड करने लगा। सीरियसली ये प्रोटैगनिस्ट वाकई क्लूलेस है।
उसने रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए, फ्रीजिंग वाटर में गिर गया, खुद को चोट पहुंचाई और अब ऑब्वियसली वुल्व्स। लेकिन लकीली इस बार उसके पास शॉटगन थी जिससे उसकी जान बच सकती थी। अनलाइक और प्रोटैगनिस्ट, वुल्व्स बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि ये आदमी के पास वेपन्स है और उन्होंने अटैक करने की बजाय वहां से भागना बेहतर समझा। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया, लेकिन अपनी हालत में उसे थैंकफुल होना चाहिए था। मैंशन वापस पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट देखता है कि लड़की ब्लैंकेट में लिपटी हुई आग के पास खुद को गर्म कर रही थी। फाइनली उसके लिए कुछ सही हो रहा था। बिना वक्त गवाए वो जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन ठंडे पानी में गिरने के बाद उसे असल में बस फायर के पास गर्म होना था। लड़की शुरुआत में थोड़ी शाई थी, लेकिन फिर उसने प्रोटैगनिस्ट के वॉलेट में एक फोटो देख ली जिसमें एक और औरत थी जो काफी वेल एंडाउड थी। वो पूछती है कि ये कौन है। प्रोटैगनिस्ट, जो अब आग के पास पूरी तरह से नेकेड है, कहता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। सबरीना कहती है कि वो क्यूट लग रही है और पूछती है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। वो बताता है कि उसे फैमिली चाहिए थी, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं थी। फिर वो सबरीना से पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली सबरीना हाँ कहती है। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड लॉरेंस एमआईटी से पीएचडी होल्डर और एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। बेसिकली वो एक बिग शॉट है। प्रोटैगोनिस्ट इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसका टेस्ट खराब है क्योंकि सबरीना जैसी औरत के साथ रहना टॉर्चर है। ब्रूनेट ये सुनकर चिढ़ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन गुस्से में वो भूल जाती है कि वो वहां नेकेड है। जब उसे ये रियलाइज होता है, वो अपने आईज कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी में ब्लैंकेट गिर जाती है और कुछ ऐसी चीजें एक्सपोज्ड हो जाती है जो मैं आपको यूट्यूब पे तो नहीं दिखा सकता। प्रोटैगोनिस्ट इस नजारे से इतना शॉक होता है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। वुमन शर्मिंदा होकर चीजें उस पर फेंकती है और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहती है। प्रोटैगोनिस्ट बाहर तो चला जाता है, लेकिन उस खूबसूरत सीन को याद करते हुए। हालांकि इस टाइम पर इरेक्शन भी भूख और हालत सुधारने में मदद नहीं करता। अगले दिन हमारा हीरो फिर से डियर हंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस डियर की शैडो ही देख पाता है। हर बार जब वो पास आता है, डियर गायब हो जाते हैं। ऊपर से असल जिंदगी में उसने कभी गन भी नहीं चलाई थी, तो अब समझ सकते हो कि वो पहले बेवकूफ जैसा बिहेव क्यों कर रहा था। लेकिन वो कोशिश करता रहता है, भले ही रिजल्ट्स न मिले। अच्छी चीज ये थी कि अब ब्रूनेट उससे थोड़ी ज्यादा बात कर रही थी और वो खाली हाथ लौटने पर कंप्लेन भी नहीं करती। हालांकि वो धीरे धीरे कमजोर लगने लगी थी, जो एक अच्छा संकेत नहीं था। उसकी इंजरीज भी ठीक होती नहीं दिख रही थी। प्रोटैगोनिस्ट ने एक ट्रैप सेट करने की बात की, एक पिट जिसमें नीचे शार्प वुडन स्टेक्स थे जिसे कैबेज लीव्स से कवर किया गया था। उसकी उम्मीद थी कि सर्दी में डियर्स इस टेम्पटेशन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सबरीना कहती है कि उसे ये डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि इस सिचुएशन में इतना मैनुअल काम करना रिस्की है। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि वो अब अपने लिमिट पर है और ऐसी एक और ट्रैप सेट करने की स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। बेसिकली उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगले दिन या तो वो सरवाइव करेंगे या नहीं। अगले दिन जब वो ट्रैप चेक करने पहुंचता है, तो देखता है कि वो काम नहीं कर रहा। वेट, नहीं, वहां खून था। जानवर शायद वहां से भाग गया। वो तुरंत खून के ट्रेल को फॉलो करता है, ये प्रे करते हुए कि शायद जानवर मर चुका हो। आखिरकार वो एक क्लियरिंग पर पहुंचता है जहां दो वुल्व्स एक जानवर का मांस खा रहे थे, शायद वही जानवर जो उसका खाना बनने वाला था। रियलाइजिंग कि ये अब डू और डाई मोमेंट है, वो अपनी गन निकालता है और भूख, डर और गुस्से की फ्रेंजी में जानवरों पर फायर करता है। ऑब्वियसली वो सारे शॉट्स मिस कर देता है और जानवर भाग जाते हैं अपने साथ डेड डियर के टुकड़े लेकर। ये देखकर कि उसकी स्टारवेशन से बचने की आखिरी उम्मीद उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई, प्रोटैगनिस्ट बर्फ में घुटनों के बल गिर जाता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक गेम है और उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि बार बार फेल होने की फ्रस्ट्रेशन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है जैसे कोई अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हो। और इसी तरह हम अपोकलिप्स के दिन 126 पर आ जाते हैं। उनके पास खाने को बस एक टोमेटो और एक कैबेज लीफ बचा है। सबरीना कहती है कि ये हावर्ड खा ले, क्योंकि उसने लेटली कोई मदद नहीं की। हावर्ड कहता है कि वो दोनों मर रहे हैं, उसे इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं। सबरीना साइलेंटली एग्री करती है। फिर वो उसे बताती है कि जब तक वो 18 साल की नहीं हुई थी, तब तक वो बस एक पपेट थी जिसे दूसरे मैनिपुलेट करते थे, खास तौर पर उसके ऑथोरिटेरियन पिता। वो अक्सर उसे उसके रूम में बंद रखते थे। वो उसे बच्चों के साथ बाहर खेलने तक नहीं देते थे। हालत तो ये थी कि उसे ड्राइंग तक नहीं करने दी जाती थी। उसके पिता कहते थे कि वो अपने सिबलिंग्स से अलग है और सूनर और लेटर वो फैमिली को अपनी माँ की तरह छोड़ देगी। उसके पिता के इमोशनल इश्यूज थे और वो सब उस पर निकालते थे। उनका कहना था कि वो फैमिली का ऑनर तभी बढ़ा सकती है जब वो उनकी हर बात माने, और फैमिली की पावर के बिना वो कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि अब वो इतना इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। ये उसके ट्रॉमा से डील करने का तरीका है। हावर्ड कहता है कि वो उसे समझ सकता है क्योंकि उसकी भी लाइफ काफी खराब रही। वो बताता है कि उसने हमेशा हर काम में पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कभी रिवॉर्ड नहीं मिला। उसने हमेशा एक मीडियोकर लाइफ जी और किसी ने भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया।
सबरीना पूछती है कि क्या उसमें कोई स्ट्रेंथ है जो उसे दूसरों से अलग बनाती हो। हावर्ड कहता है कि अगर उसमें कोई स्ट्रेंथ है तो वो है कभी हार न मानना। सबरीना कहती है कि दुनिया मेहनती लोगों से भरी है, लेकिन रिकॉग्नाइज वही होते हैं जो दूसरों से ज्यादा शाइन करते हैं। वो बताती है कि उसका पर्पस है इंडिपेंडेंट बनना, और हावर्ड तब अपने पर्पस को समझेगा जब वो सच में किसी चीज के लिए पूरी कोशिश करेगा। हावर्ड पूछता है कि क्या अगर वो सबरीना को सरवाइव करने में हेल्प करे तो क्या उसे उसकी रिकॉग्निशन मिलेगी। वो कहता है कि उसने कभी किसी से बस ये सुनने की ख्वाहिश की है कि वो मैटर करता है। सबरीना कहती है कि अगर वो उसकी मदद लेती है तो वो कैसे साबित कर पाएगी कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों स्टारवेशन के करीब थे, इसलिए वो अपना प्राइड छोड़कर हावर्ड की मदद एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोटेगनिस्ट कैबेज लीफ उठाता है और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलता है, इतनी वीकनेस के साथ कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं लगता। बाहर निकलने से पहले वो सबरीना से कहता है कि अगर वो 3 दिनों तक वापस न आए तो शायद वो मर चुका होगा और उसका शरीर मैंशन के ईस्ट साइड वाले स्ट्रीम में मिलेगा। वो कहता है कि अगर ऐसा हो तो वो सही डिसीजन ले। फिर वो उसे अकेला छोड़ देता है। मैंशन के बाहर हावर्ड डोनाल्ड द मैनिकन से बात करता है, जो इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में उसका एकमात्र दोस्त था। हावर्ड उसे बताता है कि उसने कभी सच में किसी चीज के लिए फाइट नहीं की क्योंकि उसमें करेज नहीं था। वो बस चीजों के लिए कंप्लेन करता रहा और दूसरों या दुनिया को ब्लेम करता रहा ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच सके। वो हमेशा इजी वे चुनता था ताकि अनप्लेजेंट सिचुएशंस और टफ चॉइसेस से दूर रह सके। वो मानता है कि वो फैमिली, एक्स गर्लफ्रेंड, स्टडीज और यहाँ तक कि इस करंट सिचुएशन को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। लेकिन अंत में वो हमेशा एक सेफ कॉर्नर में छिपकर रोता रहता था। प्रोटैगनिस्ट डोनाल्ड से कहता है कि अब वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। फिर वो उसे मैंशन की बैल्कनी से नीचे फेंक देता है, जो उसके पुराने सेल्फ की डेथ को सिंबलाइज करता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम एक फेमिनिन हैंड को किचन में क्लीवर उठाते हुए देखते हैं। ये सबरीना है, जो एक गिरे हुए बॉडी, हावर्ड के लाइफलेस बॉडी के ऊपर खड़ी है। वो क्लीवर उठाती है और स्ट्राइक करती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। ये बस एक सपना था। हावर्ड के जाने से पहले कहे गए वर्ड्स का उस पर इतना असर हुआ कि उसने ऐसा ड्रीम देखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सोचें तो ये दोनों एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में है, जो एक ड्रीम के रूप में बनाया गया था। प्रोजेक्ट का नाम लिटरली ड्रीम लैंड है, तो इस दुनिया में ड्रीम होना ही बहुत बड़ी बात है। एनीवे, चलिए अपोकलिप्स के दिन 127 पर चलते हैं। हावर्ड को हम स्नो शवल करते और नदी के पास जाते देखते हैं, वही नदी जिसमें वो पहले गिरा था। उसे याद आता है कि जब वो रिवर में गिरा था, वो एकमात्र टाइम था जब वो डियर के करीब पहुंच पाया था। बाकी टाइम्स डियर हमेशा उसकी रीच से बाहर रहे, शायद इसलिए क्योंकि पानी ने उसकी सेंट को कवर कर दिया था। ये रियलाइज करते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो एक गैम्बल है, लेकिन इस करंट सिचुएशन में यही उसका लास्ट चांस है। वहीं दूसरी ओर सबरीना खुद को जागते रहने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उस डरावने सपने को फिर से नहीं देखना चाहती। भूख और नींद की कमी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पैथेटिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उसने उनके बताए रास्ते को फॉलो किया होता तो वो इस हालत में ना होती। वो हेलुसिनेशन पर चिल्लाती है कि वो गायब हो जाए, और टेम्परेरीली ये काम भी करता है। फिर वो टोमेटो उठाती है, जो लिटरली उसके पास खाने की अकेली चीज बची है, और उसे हावर्ड के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने डील के वक्त कहे थे। इससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि उसे लड़ाई जारी रखनी है और ये साबित करना है कि वो अकेले सरवाइव कर सकती है। कुछ घंटे बीतते हैं और हम उसे जागने की स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जब तक कि उसे एक अजीब सी आवाज नहीं सुनाई देती। वो देखती है कि एक रैट उसका टोमेटो खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि वो कुछ कर सके। वो बस देखती रहती है। तभी उसके पिता का हेलुसिनेशन फिर आता है, हंसते हुए, उसकी वीकनेस पर तंज कसते हुए। वो कहते हैं कि उसने जो चॉइसेस की हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करने की बजाय उनके चुने हुए रास्ते को रिजेक्ट करना, वो गलत थी। फिर हमें पता चलता है कि लॉरेंस, जो उसका सपोज्ड हस्बैंड था, असल में एक बूढ़ा और बीमार आदमी था। हाँ, वो बहुत अमीर था, लेकिन मरने की कगार पर था और उसे बस उसके साथ रहना था। उसके मरने के बाद वो उसकी सारी वेल्थ इनहेरिट कर लेती। मतलब उसका मैरिज भी उसके पिता ने अरेंज किया था। उसके पिता कहते हैं कि अगर वो इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकती तो वो खुद को कैसे संभालेगी। वो कहते हैं कि वो स्ट्रांग वुमन बनने के लिए नहीं बनी है, वो बस एक एक्ट कर रही है। लेकिन असल में वो एक फ्रेजाइल और पैथेटिक औरत है जिसे चूहे खा जाएंगे। ओह मैन, ये स्टोरी काफी हैवी होती जा रही है। तभी सीन बदलता है और हम एक डियर को स्नो में पत्ता खाते हुए देखते हैं। सीन फिर से सबरीना पर शिफ्ट होता है। उसके हाथ में वो गन है जो प्रोटैगनिस्ट ने उसे दी थी। वो कहती है कि उसे बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं और उसे खुद अपनी लाइफ बचानी है। हम रैट की आंख में उसकी गन का रिफ्लेक्शन देखते हैं और साथ ही डियर की आंख में शॉटगन का रिफ्लेक्शन। हाँ, ये हावर्ड का प्लान था। उसने खुद को स्नो में बरी कर दिया और तब तक इंतजार किया जब तक डियर उसके ट्रैप में नहीं फंस गया, और वो मोमेंट आ ही गया। उसी समय हावर्ड डियर पर शॉटगन चलाता है
और सबरीना रैट को शूट करती है जो उसका खाना चुरा रहा था, और चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर शुरू होता है डियर के बॉडी के साथ जो स्नो में पड़ा है, और उसी स्नो के बीच से हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर निकलता है एक अल्ट्रा चैड सिग्मा लुक के साथ। जब उसे पता चलता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ तो वो हंसता है और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। वहीं दूसरी तरफ सबरीना अपना टोमेटो खा रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रैट को रोस्ट भी कर लिया है जिसे उसने मारा था। हाँ, अपोकलिप्स ऐसा ही होता है। तभी कोई रूम में एंटर करता है। ये हावर्ड है जो अपने साथ वो डियर लेकर आया है जिसे उसने हंट किया। सबरीना स्पीचलेस रह जाती है कि उसने कैसे सक्सीड किया, लेकिन हावर्ड बिना खाए और शायद बहुत देर तक ठंड में रहा है। वो वीक हो जाता है और फ्लोर पर कोलैप्स कर जाता है। सबरीना तुरंत उसे हेल्प करने के लिए उठती है और देखती है कि उसकी क्लोथ्स पर बर्फ जमी हुई है। मतलब उसने इस डियर को लाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि सबरीना ने डियर का मीट काट लिया है और टब में पानी गर्म कर रही है ताकि हावर्ड को उसमें डाल सके और वो रिकवर कर सके। वो उससे पूछती है कि क्या वो बेटर फील कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर हावर्ड उसका हाथ पकड़ता है और वीक वॉइस में उसे बुलाता है। वो उसके करीब आती है और हावर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने उसका रिकॉग्निशन अर्न कर लिया। सबरीना सरप्राइज्ड हो जाती है लेकिन कहती है, हाँ, तुम अमेजिंग हो। ये सुनकर हावर्ड खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे किसी ने रिकॉग्नाइज किया। कुछ समय बाद डियर मीट का सूप तैयार हो चुका है। सबरीना हावर्ड को खाने के लिए बुलाती है लेकिन हावर्ड रिस्पॉन्स नहीं करता। वो अभी भी बहुत अनवेल लगता है। ये देखकर सबरीना कुछ डिसाइड करती है। वो उसका मुंह खोलती है और उसे फीड करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं। वो लिटरली अपना खाना अपने माउथ से उसके माउथ में देती है, जैसे बेबी बर्ड को खाना खिलाते हैं। ऑनेस्टली ये बहुत ग्रोस है, मुझे नहीं पता था ये छपरी है। घंटों बाद भी हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड पर पड़ा है, वो ठंड से कांप रहा है। सबरीना उस पर 3 ब्लैंकेट्स डालती है लेकिन उससे लगता है कि ये शायद इनफ नहीं होगा। फिर वो हावर्ड को देखती है, अपने होंठ काटती है और वही करती है जो आप सोच रहे हैं। वो अपने कपड़े उतारकर हावर्ड के साथ लेट जाती है ताकि अपने बॉडी हीट से उसे वार्म कर सके। फिर वो उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अपोकलिप्स के दिन 130 की शुरुआत होती है और हावर्ड जागता है, लेकिन इस बार अनलाइक बाकी दिनों वो अकेला नहीं है। वो अपने पास देखता है और पाता है कि सबरीना उसके साथ कडलिंग पोजीशन में सो रही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, खासकर जब उसे एहसास होता है कि सबरीना पूरी तरह नेकेड है। सबरीना नोटिस करती है कि हावर्ड जाग गया है, और जैसे ही वो उठने लगती है हावर्ड उसे रोकता है, ये कहते हुए कि वो अभी भी अनवेल फील कर रहा है। फिर वो उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और कहती है कि फिर से बताओ कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। हावर्ड कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लगा कि वो दोनों अभी इतने यंग हैं कि कुछ सीरियस सोचा जाए। सबरीना दूसरे रीजन के बारे में पूछती है और हावर्ड कहता है कि क्योंकि वो एक फैमिली चाहता था। सबरीना कहती है कि उसे भी एक फैमिली चाहिए। हावर्ड ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि सबरीना तो खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमन साबित करना चाहती थी। सबरीना कहती है कि वो ऐसा ऑलरेडी कर रही है। सक्सेसफुल होना प्रूफ नहीं है, ये तो बस एक गोल था जो उसने खुद के लिए सेट किया था ताकि उन लिमिटेशंस को तोड़ सके। लेकिन असल में उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे वो एक प्रिजन से निकलकर दूसरी में चली गई। वो कहती है कि वो खुद को कैसे इंडिपेंडेंट कह सकती है जब पूरे दिन वो कोई डिसीजन अकेले नहीं ले सकी। प्रोटेगनिस्ट ये सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी कोई गोल सेट ही नहीं किया। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते? अब ऐसी सिचुएशन में ना कहना कैसे पॉसिबल है? प्रोटेगनिस्ट थोड़ा रुकता है, जिससे सबरीना को लगता है कि उसने ये बात कहने में शायद जल्दबाजी कर दी। लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यही तो वो हमेशा से चाहता था। आखिरकार दूसरों से रिकॉग्निशन पाने के लिए इतनी मेहनत करते करते उसने खुद की फैमिली बनाने का सपना ही छोड़ दिया था। सबरीना कहती है कि वो दोनों साथ मिलकर सरवाइव करेंगे, और वो कहता है, हाँ, अब मेरी मोटिवेशन यही है कि मुझे फैमिली बनानी है। और फिर दोस्तों, फाइनली वो दोनों किस करते हैं। स्टोरी के फाइनल क्लाइमैक्स में सबरीना को याद आता है कि जब वो टीनेजर थी तब उसके पिता ने लिटरली उसके हाथ पैर बांध दिए थे और उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया था। फिर वो कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि उसे अडल्ट्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसके बाद वो एक आदमी और औरत को बुलाते हैं जो उसके कमरे में एंटर करते हैं। उसके पिता उन्हें कपड़े उतारने को कहते हैं और वही करने को कहते हैं जो आप सोच रहे हैं। सबरीना अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है ताकि वो ये सब न देखे, लेकिन उसके पिता जबरदस्ती उसका चेहरा पकड़कर उसे ये सब देखने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि उसे ये सीखना होगा ताकि वो उस बूढ़े आदमी को प्लेजर दे सके जिससे उसकी शादी होने वाली थी। सीरियसली इस इंसान के दिमाग में कुछ बहुत बड़ी खराबी है। फिर वो कुछ ऐसा कहते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। वो मेंशन करते हैं कि अगर दोनों असली फादर और डॉटर की तरह दिखें तो बेहतर होगा, और इसके लिए वो उसका नाम बदल देंगे। उसी समय से उसका नाम सबरीना लुओ रखा जाता है। लेकिन अनक्लियर है कि ये सब तब हुआ जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी या किसी और वजह से। शायद फ्यूचर में इसे और एक्सप्लेन किया जाएगा। खैर, उनके लव एक्ट के बाद स्टोरी में एक मंथ का टाइम स्किप होता है।